हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप लोग जानते हैं, इंडियन रेलवे ने लॉ ग्रेजुएट्स के लिए 3 तरीके की वैकेंसी निकाली हुई हैं। पहला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दूसरा है चीफ लॉ असिस्टेंट और तीसरा है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। पिछली वीडियो में मैंने आपको इन तीनों पोस्ट की एलिजिबिलिटी बताई थी। आज मैं आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ आने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस है आपका, डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम तैयारी करें तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 6 फरवरी है। जिन लोगों ने अभी तक भरा नहीं है वो उसको इस फॉर्म को भर दें, अप्लाई कर दें। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पूरा ये डिटेल सिलेबस है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ठीक है, तो आपका जो पेपर है यानी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 100 नंबर का पेपर आने वाला है। 100 नंबर में 50 नंबर का आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा, 50 नंबर का आपका होगा एप्टीट्यूड, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस ये सब आएगा 50 नंबर में, और 50 नंबर में आपकी लॉ आएगी। ठीक है, अब लॉ के टॉपिक देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला है लीगल कॉन्सेप्ट। ये कुछ नहीं है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है। एक एक टॉपिक आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक में मिल जाएगा। आप किसी भी राइटर की बुक खरीद सकते हैं, और रेलवे वालों ने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है कि ये किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछेंगे। ये देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ ना, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस से 3 से 4 नंबर का पूछेंगे। तो मेरे पास प्रांजपे की बुक है, आप कोई भी खरीद लो, आप प्रांजपे ले लो या कोई भी ले लो जो आपका मन करे। दूसरा है इसमें क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी। ये भी मेरे पास प्रांजपे की बुक है, बहुत सही बुक है। इसमें सारे के सारे टॉपिक हैं। एक एक टॉपिक जो भी आपको दिख रहा है ना, जैसे क्राइम कॉजेशन फैक्टर, पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी जिसमें आपका पढ़ना है लॉम्ब्रोसो, एनरिको फेरी ट्रेड, ये सब प्रांजपे में दिए हुए हैं। आप किसी भी राइटर की ले सकते हो, सारे मिल जाएंगे आपको उसी में। ठीक है, क्राइम एंड सोशियोलॉजी, पॉवर्टी एंड क्राइम, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, वाइट कॉलर क्राइम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिमिनोलॉजी में पढ़ के जानी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम। इसमें क्या पढ़ना है आपको, क्राइम एंड इट्स डेफिनेशन, मतलब अपराध क्या होता है उसकी परिभाषा क्या है। एक्टस रियस पढ़ना है आपको, वॉलंटरी एक्ट पढ़ने हैं, और उसके बाद एक्ट कॉज्ड इन नेग्लिजियंस, डिस्टिंक्ट बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, है ना, जैसे टॉर्ट और क्राइम में क्या फ़र्क है। फिर मेंस रिया पढ़ना है आपको, मेंस रिया। उसके बाद इट्स लेवल अंडर आईपीसी, है ना, मेंस रिया की जो आईपीसी में लेवल डिस्कस की गई वो पढ़ना है। फिर इनक्वेट क्राइम में आपको कॉमन इंटेंशन पढ़ना है। सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन था, आईपीसी में सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन बताया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 124, सॉरी 120 बी, 120 बी, और क्रिमिनल अटेम्प्ट 511, अबिटमेंट 107 में। ठीक है, अब यही बीएनएस में सबके सेक्शन चेंज हो गए हैं। बीएनएस में कॉमन इंटेंशन किस में है, सेक्शन 3 क्लॉज 5 में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किस में है, ये है आपका सेक्शन 61 में। और क्रिमिनल अटेम्प्ट किस में है, सेक्शन 62 में। और अबिटमेंट है आपका सेक्शन 45 में। ठीक है, और अंदर की चीज़ बिल्कुल सेम है, जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा लगा हुआ है, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। और अगर कोई इलस्ट्रेशन आईपीसी में यूज़ किया गया उसी को बीएनएस में उठा के वैसा का वैसा रख दिया है, कुछ कोई फ़र्क नहीं अंदर। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें जनरल एक्सेप्शन अंडर बीएनएस, यानी जो बीएनएस में जनरल एक्सेप्शन बताए गए ना चैप्टर 3 में, वो सारा पढ़ना है आपको। तो हमें पता है कि आईपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से लेके 106 तक था। उसकी एक एक बात हू बहू बीएनएस में उतारी हुई है, यानी हमें कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस सेक्शन नंबर ध्यान कर लेना। उसका तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। बस आपको इसमें एक सेक्शन याद करना रहेगा, वो याद करना रहेगा सेक्शन 14। ठीक है, तो आपको जैसा याद होगा, देखो ये वाली ट्रिक ना तभी याद रहेगी जब आपको आईपीसी के अंदर सेक्शन याद हो। जैसे सेक्शन 76 में होता था क्या, एक्ट डन बाई अ पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। ये लाइन मैंने बियर एक्ट का मार्जिनल नोट पढ़ा है, ये सेक्शन 76 में दी हुई है। और यही सेम लाइन सेक्शन 14 में लिखी हुई है, बीएनएस के सेक्शन 14 में लिखी हुई है। इधर मैं लिख देता हूँ आईपीसी, और ये है आपका बीएनएस। ठीक है, इधर है बीएनएस। तो ये मैंने आपको बताया, जो सेक्शन 76 में लाइन यूज़ की गई है वही सेक्शन 14 में यूज़ की गई है। अब आप इसके नीचे क्रम वाइज तरीके से लिख लो। जैसे सेक्शन 76 में क्या था बता दिया मैंने आपको। सेक्शन 77 में क्या है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, अगर कोई जज जुडिशियली एक्ट करता है तो उसको इम्यूनिटी सेक्शन 77 में आईपीसी में दी गई थी। अब वही सेम चीज़ बीएनएस में सेक्शन 15 में दी गई है, सेक्शन 15 में दी गई है। ऐसे ही आईपीसी के सेक्शन 78 में क्या दिया गया था, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोई पर्सन कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लाई करता है, यानी कोर्ट के ऑर्डर को अगर फॉलो करता है
तो उसको इम्यूनिटी सेक्शन 78 में दी गई थी, BNS में दी गई है सेक्शन 16 में। ठीक है, तो बिल्कुल क्रम वाइज तरीके से आप लिखते चले जाओ, इधर 76 से लेके 106 लिख लो, और यहाँ BNS में सेक्शन 14 याद कर लो, सेक्शन 14 याद कर लो, 14 के बाद 15, 16, 17, 18 ऐसे ही लिखते चले जाओ इसके सामने। तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे IPC में सेक्शन 76 से 106 के बीच में जहाँ कॉमा था, जहाँ फुल स्टॉप था, और जो इलस्ट्रेशन जहाँ लिखा हुआ था वही चीज़ हूबहू उठा के BNS में रख दी है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो गया, कौन सा 4 वाला हो गया। अब 5 वाला है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कल्पेबल होमिसाइड पढ़ना है, मर्डर पढ़ना है, कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस, डोरी डेथ एंड सुसाइड। तो ये सारी चीज़ें वही जो आप लोग IPC में अभी तक पढ़ते आए हो। बस एक काम ये करना है कि BNS में कौन सा सेक्शन हो गया है अभी इस टाइम, वो आप पढ़ लेना। जैसे कल्पेबल होमिसाइड IPC में 299 में था, डिफाइन था। अभी BNS का जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 100। ऐसे ही मर्डर का सेक्शन था 300, और ये हो गया है 101। तो आप IPC से पढ़ें, ये IPC से अगर आप पढ़ रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस, डोरी डेथ वगैरह, तो उसका आप BNS से सेक्शन भी एक बार कंफर्म कर लें कि अभी नया सेक्शन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आगे अपने टॉपिक मतलब सिलेबस में बोला है कि आपको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 एंड इट्स इम्प्लीकेशन वो भी पढ़ के आना है। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट तो IPC में हुआ था, तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने हैं, IPC से पढ़ने हैं। ठीक है, अगला इसमें आपको पढ़ना है रिलेवेंट स्पेशल लेजिस्लेशन ऑन सेक्सुअल एब्यूज़ अगेंस्ट चाइल्ड। तो जो भी चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल एब्यूज़ के जो स्पेशल लेजिस्लेशन है, जैसे उसमें पॉक्सो है तो आपको पॉक्सो पढ़ के जाना है, वो स्पेशली चाइल्ड के लिए ही है। उसके बाद आपको सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस, तो ये भी एक्ट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और जुडिशियल रेस्पॉन्सिव मतलब अगर कोई जुडिशियल मतलब कोई केस लॉ है तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर ऑफेंसेस। तो जो भी प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस IPC में डिफाइन थे वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। बाकी BNS में उसका कौन सा सेक्शन है ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पर्पस है। अब जैसे इसमें एक दो रिपोर्ट पढ़ लेना, जैसे मेलीमेथ कमेटी की रिपोर्ट आई। ठीक है, अब जैसे प्रिजनर्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कैदी एक ही जेल में बंद हैं, तो इसमें मेलीमेथ कमेटी की रिपोर्ट है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन अपने इंडिया में कैसे काम करता है ये सब देख लेना। और क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, अब CRPC में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन 6 में डिफाइन थी। ठीक है, तो उसमें 4 तरीके कोड बताया गया था। जैसे उसमें था आपका कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा था उसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तीसरा था उसमें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, और चौथा था उसमें आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये सारे के सारे ही जो कोर्ट हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको CRPC में मिल जाएंगी। उसके बाद आपको पढ़ना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी सेक्शन 24 ऑफ CRPC। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब ये सेक्शन 20 में आते हैं CRPC के, 20, 21 ये सब आपको पढ़ लेना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस एंड इट्स पावर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस का क्लासिफिकेशन, कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। विक्टिम प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लीगल सिस्टम, रेमेडीज़ ऑफ अपील, अपील कहाँ है, जैसे CRPC में सेक्शन 372 में अपील है, रिवीजन के लिए जाते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट की, जैसे 482 482 में है, और बेल के सेक्शन में है 436 में है CRPC में, और एंटीसिपेटरी बेल 438 में है। तो ये सारे सेक्शन आपको CRPC में मिलेंगे, यानी क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ मिलेगा आपको, CRPC में। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस में पढ़ना है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन्होंने क्लियर मेंशन किया कि यहाँ पे आपको नया वाला पढ़ना है, यानी एविडेंस, रेलेवेंट फैक्ट, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यानी इसमें आपको सेक्शन 5 से लेके 55 तक, सेक्शन 5 से 55 तक पढ़ लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सेक्शन मतलब 5 से लेके 55 तक, ये मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट का बताया, आपको नया वाला पढ़ना है। इसमें सेक्शन 3 से शुरू होता है, वो कहाँ से शुरू होता है, सेक्शन 3 से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ना है आपको, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, डाइंग डिक्लेरेशन, ये सारे आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पढ़ना है, नए वाले कानून से। अब आप इसमें पॉइंट नंबर 9 ये देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एक्यूज्ड एंड अरेस्टेड पर्सन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड अरेस्टेड पर्सन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे देखो सेक्शन कह रहा हूँ, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 और 20 क्लॉज 3, ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं।
क्योंकि इसमें देखो लिखा हुआ है, साफ साफ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब ये देखो, ये सारी इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मिलेंगी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे देखो यहाँ देखो ये वाली लाइन आ रही है, राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन, एक्स पोस्ट फैक्टोज लॉज, है ना, ये एक्स पोस्ट फैक्टोज लॉज होता नहीं है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। अब इससे ऊपर वाले जो टॉपिक हैं, जैसे ये है आपका एक्यूजिटोरियल एंड इंक्यूजिटोरियल सिस्टम इन क्रिमिनल प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, राइट ऑफ द एक्यूज पर्सन। देखो ये राइट ऑफ एक्यूज पर्सन एंड राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और सीआरपीसी के अंदर भी मिलते हैं। अगर कोई एक्यूज पर्सन है या अरेस्टेड पर्सन है तो 41D उसके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा भी एक दो सेक्शंस हैं, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन भी बताए गए हैं सीआरपीसी के अंदर। उसके बाद इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, विक्टिम अंडर, हाँ, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज एंड विक्टिम अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आपको पता है एग्जामिनेशन होता है किसी भी एक्यूज का, और विक्टिम का भी एग्जामिनेशन होता है सीआरपीसी के अंदर, साइंटिफिक टेस्ट लाइक नार्को एनालिसिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, सीआरपीसी के अंदर मिलेंगी। और ये नार्को एनालिसिस का भी प्रोविज़न आपको एविडेंस के अंदर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस थे, ये मैंने आपको बता दिया। फ्री लीगल एड, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। अब फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप जब देखेंगे ना तो इसमें आपको काफ़ी ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिससे आप फैमिलियर हैं, मतलब कुछ नया नहीं है। एक लॉ स्टूडेंट के लिए इसमें कुछ नया नहीं है। अब देखो पॉइंट नंबर 10, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, ये आपको पूरा पढ़ना है। लिखा है ना वेरियस सेक्शन, यहाँ से 5 से 7 नंबर का पूछेगा, तो इसने क्लियर मेंशन कर दिया। फिर देखो पॉइंट नंबर 11 में कुछ रेलवे के एक्ट हैं, 3 एक्ट हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957, रेलवे एक्ट 1989 एंड रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966। मार्केट से जाओगे आपको बोलना तो ये ना एक ही बुक में तीनों एक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना सिलेबस तो आपका ये है लॉ का। यहाँ से आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा, 50 नंबर का। बाकी 50 नंबर का आने वाला है आपका यहाँ से, यानी ये आएगा आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस, ठीक है। 15 नंबर की आपकी जीके आएगी, 15 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की मैथ और 10 नंबर की आपकी साइंस आएगी। अब डिटेल सिलेबस देख लेते हैं मैथ में। मैथ में नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मास आएगा। बोर्ड मास क्या होता है, कुछ नहीं, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से सब एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। बचपन में हम लोग पढ़ते नहीं थे, जब 5th 6th क्लास में थे, तो पहले ब्रैकेट ओपन करो, फिर ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवीज़न को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो वही वाला टॉपिक है। डेसिमल है ना, पॉइंट के बाद कितने पॉइंट हैं, ये कितने अंक लिखे हुए हैं, तो ये डेसिमल वाला वही है। फ्रैक्शन यानी भिन्न, है ना, जैसे कोई भी भिन्न लिखते नहीं, जैसे 2/5, 2/6, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 1/4। अब पूछ लेगा इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो यही सब ऐसे ही सवाल आते हैं फ्रैक्शन से। फिर LCM SCF में 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब या तो आपको LCM या SCF निकालने को दे देगा, या कह देगा कि 2 नंबर हैं, उनका LCM मान लो A है और B है, उसमें से एक नंबर अगर X है तो दूसरा नंबर निकाल के बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या यानी पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाई दूसरा नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF। तो ये फार्मूला होता है, ये हमेशा इक्वल आता है। तो यहाँ से इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। अब देखो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस ईजी है। मेंसुरेशन तो देखो पूरा फार्मूला बेस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फार्मूले अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। टाइम एंड वर्क इजी टॉपिक है और टाइम एंड डिस्टेंस भी इजी टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस में पूरे टॉपिक में एक ही फार्मूला चलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगला इसमें टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी एक सिंपल फार्मूला चलेगा, P/R/T/100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है SI। जब हम लोग पढ़ते थे, मेरा जैसे यूपी बोर्ड था,
तो हमारे टीचर हमें बताते थे काल मूल दर गुणा जो कीजिए तामे भाग सैकड़ा दीजिए, वो आज भी याद है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ऐसा ही आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, जैसे इसमें निकालते हैं CI इक्वल टू P1+R/100 ठीक है। देखो मैं कोई कहीं से देख के नहीं बता रहा हूँ, ये है याद है तभी के, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस में भी देखो आपको पता है कोई चीज़ अगर महंगी खरीदी और सस्ते में बेच दी तो लॉस हो गया। तो इसमें भी 2-4 फॉर्मूले हैं, मैं आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करा दूंगा, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, पूरा फॉर्मूले पे बेस है। अलजेब्रा, अब अलजेब्रा में आपको 2-3 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता है, याद होगा A+B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB, ठीक है, याद होंगी। और A-B का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होता है A² + B² - 2AB। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं A+B का होल क्यूब क्या होता है, तो इसका हो जाएगा A³ + B³ + 3 ब्रैकेट में A+B, ठीक है। ऐसे ही आपको A-B का होल क्यूब ऐसे ही याद कर लोगे। ज्योमेट्री एंड टिग्नोमेट्री, अब देखो टिग्नोमेट्री तो मुझे भी अब ध्यान नहीं रह गई, सही मतलब सही बता रहा हूँ, तो मुझे भी ध्यान नहीं है। टिग्नोमेट्री में साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, हाँ यही थे। तो अब ये तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स में हो सकता है आपको स्टैटिक्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन देगा, मतलब अंक गणित जैसा ही समझ लो इसे आप। स्क्वायर रूट निकालने को दे सकता है। एज कैलकुलेशन, इसमें ये रहेगा कि 5 साल पहले तुम्हारी उम्र, मतलब किसी की उम्र मान के चलो 10 साल थी, अभी 10 साल बाद उसकी दुगना हो गई या चौगुना हो गई, अब बताओ। उसके बाद है कैलेंडर, क्लॉक एंड पाइप्स एंड सिस्टम। कैलेंडर, क्लॉक, तो ये रीजनिंग का टॉपिक है, मतलब मैथ में भी पूछते हैं। तो यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लो आप, कैलेंडर को लेके या क्लॉक को लेके, इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। पाइप्स एंड सिस्टम से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एक नल था, वो किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 6 घंटे में भर सकता है, तो बताओ दोनों मिलके कितने देर में भरेंगे। या एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं और तीसरा एक आउटलेट लगा हुआ है, तो दोनों नल मिलके 5 घंटे में भर सकते हैं और दूसरा नल खाली करने में 1 घंटा लेता, तो बताओ कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी। तो इसी तरीके के ऊटपटांग सवाल पाइप्स एंड सिस्टम से पूछते हैं। ईजी टॉपिक है, जैसा टाइम एंड वर्क होता है ना, वैसा ही पाइप्स एंड सिस्टम है। रीजनिंग में देखो ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में SSC के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उनको लगाना शुरू कर दीजिए। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन पढ़ना है आपको, सैलोगिज्म में, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और जब आप यहाँ पे मैथ पढ़ लेंगे ना, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, और आपने जैसे एज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कर लिए, प्रॉफिट लॉस कर लिया, परसेंटेज कर लिया, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल, एनालॉगीज, ये सब इजी होते हैं, बस खेल होता है टाइमिंग का। अब टाइमिंग का क्या खेल है, टाइमिंग का खेल ये है कि अगर आज की डेट में आपको मैं रीजनिंग सॉल्व करने को दे दूं तो अभी भी आप कर दोगे, बस आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, SSC के पेपर लगा लोगे आप, या बैंकिंग की रीजनिंग तो देखो बहुत कठिन होती है, वो रीजनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, SSC वाली लगा लेना, तो आपका फिर ना टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी रीजनिंग लगा लोगे। तो मतलब प्रैक्टिस का खेल है रीजनिंग में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। रीजनिंग बहुत ईजी होती है, इसमें 2-3 टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एक सैलोगिज्म पढ़ लेना, डायरेक्शन पढ़ लेना, और एनालिटिकल रीजनिंग पढ़नी में, बस और कुछ नहीं है। मैथ पढ़ लिए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप सीख ही जाओगे। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। अब करंट अफेयर आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। देखो करंट अफेयर एक समुद्र की तरह है, अगर क्वेश्चन आता हुआ फंस गया, जो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2-3 क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर के, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्योग्राफी पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी है, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, है ना, देश में किसको आज़ादी, किन्होंने आज़ादी दिलाई, 1857 की क्रांति, झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये सब पढ़ो, उसमें मज़ा आएगा इसमें आपको, ठीक है। फिर गांधी जी आ गए, चंपारण का सत्याग्रह, डांडी मार्च, है ना, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें
हिस्ट्री में पढ़ सकते हो। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भाई साहब देखो ये गलत नहीं होना चाहिए, एज अ लॉ स्टूडेंट ये गलत नहीं होना चाहिए। इसमें आपको सारे आर्टिकल पता ही होंगे और किस तरीके से फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी, कितने मेंबर थे, कौन उसमें महिला सदस्य थी, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटी की जीके हो जाएगी। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी है, इसमें आप 5 ईयर प्लान पढ़ लो, जितने भी अभी तक 5 ईयर प्लान चले, जब तक प्लानिंग कमीशन था, फिर मोदी गवर्नमेंट ने तो प्लानिंग कमीशन को उसमें नीति आयोग में बदल दिया। ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू ये कहाँ से पढ़ोगे, तो देखो इन्वायरमेंटल इशू के लिए आप बायोलॉजी की बुक देख सकते हो, उसमें बायोलॉजी की बुक में, या फिर इन्वायरमेंट की सेपरेट बुक भी आती है। इसमें मैं आपको बुक बताऊं, क्योंकि अब जैसे दृष्टि कोचिंग है एक, उसकी बुक आप देख सकते हो, तो उसमें काफ़ी डिटेल में है, क्योंकि इतना डिटेल में इन्वायरमेंट टाइम लगेगा पढ़ने में, और कम अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए तो ये घटना चक्र से पढ़ लो। अब घटना चक्र भी मतलब पूरी एक बुक है। इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इसके लिए आप एक काम करो, आप करंट अफेयर्स की कोई भी बुक लेके आओगे ना, तो उसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक दिया होगा। ठीक है। तो अगर आप उतना पढ़ लोगे तो भी आप यहाँ से एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। या फिर किसी भी कोचिंग की, चाहे कोई कोचिंग हो, चाहे वो दृष्टि आईएएस की हो या निर्माण आईएएस हो, किसी भी कोचिंग की आप इन्वायरमेंट की बुक लो, उसको पढ़ लो, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको बेसिकली ज्योग्राफी, हिस्ट्री में कल्चर और फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स आप स्किप करना चाहो तो कर दो, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और 5 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिए तो 15 में से बड़े आसानी से 12 नंबर बन जाएंगे। उसके बाद आप आ जाओ साइंस पे, तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, यानी सीबीएसई सिलेबस के 10वीं क्लास तक का जो साइंस है वो पढ़ना है। इसमें आप क्या करो, चाहे तो एसपीडी की ले लो, जनरल साइंस की, मतलब उनकी सामान्य ज्ञान की किताब आती है, सामान्य विज्ञान, है ना, हिंदी में मिलेगी आपको। और चाहे आप ल्यूसेंट ले लो, ल्यूसेंट तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है, जनरल साइंस करके, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस होती है, बायोलॉजी, तीनों मिल जाएंगी। उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। 15 नंबर का पूछ रहा है, कितने का पूछ रहा है, साइंस 10 नंबर का है, सॉरी, है ना। तो 10 नंबर में से बड़े आसानी से 7-8 नंबर कर दोगे, चाहे आप स्पीडी पढ़ लो या आप पढ़ लो ये ल्यूसेंट की जनरल साइंस। ठीक। और जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बताया ना, बुक ल्यूसेंट के लिए जनरल जीके की बुक ले लो आप ल्यूसेंट की, चाहे आप स्पीडी की ले लो, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्ट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको मिनिमम 40% लेने हैं जनरल वालों को, यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस को भी 40%, ये मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ओबीसी को कितने लेने हैं, जो नॉन क्रीमी लिए हैं 30%, एससी को 30%, एसटी को 25%, और आपका यही एक ही पेपर होने वाला है। ठीक है। सेकंड स्टेज इसमें अगर आरआरबी को लगता है कराना चाहिए तो कराएंगे, कराते वराते हैं नहीं, बस एक ही है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, 23 मिनट का बन गया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिलेबस डिस्कस किया है। थैंक यू।